महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, भारतीय इतिहास में उनसे बड़ा नाम शायद ही कोई हो। लेकिन आज उनकी जो विरासत है, वो एक बड़ी राजनीतिक पहेली बन गई है। तो चलिए आज इसी पहेली की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। और देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। अगर गांधी पूरे राष्ट्र के पिता हैं, तो फिर देश की दो सबसे बड़ी और एक दूसरे की विरोधी पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ही उनकी विरासत पर अपना अपना हक क्यों जताती हैं? मतलब कहानी उतनी सीधी तो नहीं है जितनी दिखती है, और यही टकराव गांधी की विरासत को एक सियासी जंग का मैदान बना देता है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। आखिर उनका दावा सबसे पुराना जो है, पर सवाल ये है कि गांधी और कांग्रेस का रिश्ता असल में था कैसा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि गांधी ने ही कांग्रेस का काया पलट कर दिया था। जो पार्टी पहले कुछ पढ़े लिखे बड़े लोगों तक ही सीमित थी, गांधी ने उसे गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाया। उसे एक जन आंदोलन बना दिया। सही मायनों में आज़ादी की लड़ाई को असली ताकत गांधी ने ही दी। पर यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो थे गांधी के आदर्श, सत्याग्रह और अहिंसा, जो कांग्रेस की पहचान बने, उसका चेहरा बने। लेकिन पर्दे के पीछे, पार्टी के अंदर, बड़े नेताओं के बीच सत्ता का असली खेल भी चल रहा था। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। आज़ादी मिलने के बाद गांधी का सपना कांग्रेस को एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर देखना नहीं था। वो चाहते थे कि अब कांग्रेस को भंग कर दिया जाए और इसे सिर्फ एक लोक सेवक संघ, मतलब जनता की सेवा करने वाला संगठन बना दिया जाए। और हुआ क्या? हुआ ये कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने सबसे बड़े मार्गदर्शक की इस आखिरी इच्छा को सुना ही नहीं। उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया और पार्टी एक राजनीतिक दल बनी रही। तो ये हमें एक बहुत ही बड़े और कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कांग्रेस के लिए गांधी सिर्फ एक चेहरा थे, एक नैतिक ताकत जिसका इस्तेमाल आज़ादी हासिल करने के लिए किया गया, और जैसे ही सत्ता हाथ में आई, उनके आदर्शों को ताक पर रख दिया गया? तो ये तो हुई कांग्रेस की कहानी। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी। गांधी की विरासत से बीजेपी का रिश्ता तो और भी ज्यादा पेचीदा और विवादों से भरा है। इस रिश्ते को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1948 में गांधी की हत्या होती है और उसके कुछ ही साल बाद 1951 में जनसंघ बनता है, जो आगे चलकर बीजेपी बनी। मतलब बीजेपी की राजनीतिक जड़ों की शुरुआत गांधी के जाने के ठीक बाद हुई। अब इस कहानी के केंद्र में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी आरएसएस, जिसे बीजेपी का वैचारिक संगठन माना जाता है। और यहीं पर सबसे बड़ा विवाद जुड़ा है, क्योंकि गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का जुड़ाव भी आरएसएस से था। और यहीं बीजेपी की सबसे बड़ी दुविधा सामने आती है। एक तरफ वो सार्वजनिक तौर पर गांधी को राष्ट्रपिता मानती है, उनका सम्मान करती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वैचारिक जड़ें उस संगठन से जुड़ी हैं जिस पर हमेशा गांधी की हत्या का साया रहा है। तो ये सवाल उठना लाजिमी है, क्या बीजेपी का गांधी के प्रति सम्मान सचमुच दिल से है, या फिर ये अपनी राजनीति को, अपनी अपील को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की एक सोची समझी रणनीति है? तो हमने कांग्रेस का पक्ष भी देखा और बीजेपी का भी, दोनों के दावों और उनके साथ जुड़े विरोधाभासों को भी समझा। अब जब हम इन दोनों हिस्सों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो राजनीति की असली हकीकत सामने आती है। तो देखिए, पूरी तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। कांग्रेस कहती है कि गांधी हमारे नैतिक मार्गदर्शक थे, लेकिन उनकी ही आखिरी इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। बीजेपी कहती है कि गांधी राष्ट्रपिता हैं, लेकिन उन पर गॉडसे से जुड़े संगठन का वैचारिक साया है। दोनों ही पार्टियां दावा तो करती हैं, लेकिन दोनों के दावे में एक बड़ा लेकिन जुड़ा हुआ है। तो इसका असल मतलब क्या निकलता है? मतलब ये कि समय के साथ गांधी की विरासत उनके विचारों से कहीं ज्यादा एक बहुत शक्तिशाली राजनीतिक हथियार बन गई है। उनका नाम एक ऐसा प्रतीक है जिसे हर कोई अपनी राजनीतिक लेजिटिमेसी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। और अंत में ये सवाल हमारे लिए है सोचने के लिए कि अगर गांधी ना पूरी तरह से कांग्रेस के हैं और ना ही बीजेपी के, तो फिर उनकी विरासत का असली हकदार कौन है? क्या ये विरासत किसी एक पार्टी की जागीर है या फिर पूरे देश की धरोहर?